क्या कहता है नियम? ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी को मानक इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एनएमसी रूल के मुताबिक स्टेम सेल थेरेपी का प्रचार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। स्टेम सेल थेरेपी को ऑटिज्म के लिए नियमित इलाज के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। इसे सिर्फ नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल में आजमाया जा सकता है। स्टेम सेल रिसर्च के लिए नैतिक मंजूरी और ट्रायल रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसका पालन नहीं हुआ। तो इसमें अगर ऑटोलोगस को हम लोग मिनिमल मैनिपुलेशन यानी कि जो आर्टिकल 33P है, जो CDSCO के द्वारा केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट को है, जो जिसके अंडर में ये लिखा हुआ है, अगर ऑटोलोगस स्टेम सेल मिनिमल मैनिपुलेशन के साथ में इस्तेमाल होती है तो ये ड्रग नहीं कहलाएगी। यही सारा झगड़ा है। उन्होंने इसको ड्रग के नाम से प्रचारित करके बदनाम करने की कोशिश की है GSM मेडिकल कॉलेज को, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, मिनिमल मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने उसका कल्चर नहीं किया हो या सेलों को आपने चेंज नहीं किया हो, हमने सिर्फ सेंट्रीफ्यूज किया है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब हमने उसको कंसंट्रेट बनाया है। कंसंट्रेट बना करके मरीज से अनुमति लेकर के, वीडियो कंसेंट लेकर के मरीज के अंदर उसकी कंसेंट के बाद इंजेक्ट किया गया है। उसको ये भी बताया गया है कि ये उसे फ़ायदा भी कर सकती है और इसमें नुकसान कोई नहीं है, और दूसरी बात है फ़ायदा नहीं भी हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में 2 ऑटिज्मिक बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी जारी रखने की इजाजत दी थी, लेकिन साफ कहा था ये सिर्फ अस्थायी आदेश है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज रोकने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जोखिम की जिम्मेदारी परिवार की होगी। साथ ही एनएमसी को दिशा निर्देशों की समीक्षा करने को कहा गया। लोकसभा में ये भी मुद्दा उठा था। कानपुर के सांसद ने सवाल पूछा। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि एनएमसी और ICMR की गाइडलाइंस ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी की सिफारिश नहीं करती। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस थेरेपी के प्रभावी होने का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इस मामले में सबूत और आरोप इस तरह है। आरोप हमने नहीं लगाया, हमने कुछ कमियां थी जिसको उजागर किया है। एक इन्होंने रिसर्च पब्लिश किया था क्यूरियस जर्नल में, जो 125 पेशेंट्स पे इन्होंने किया था, और इन्होंने ऑटोलॉगस बोन मैरो मोनोन्यूक्लियर सेल ट्रांसप्लांट किया था। तो इनका कहना था, मेथड में इन्होंने बताया कि फ्लो साइटोमेट्री मशीन के द्वारा इन्होंने सेल्स की गणना की थी, जबकि हमारी जानकारी के अनुसार इनके पास फ्लो साइटोमेट्री मशीन थी ही नहीं। और अभी रिसेंटली मार्च 25 में इन्होंने लाया है, और इनके पास इन्हें पूरे कानपुर में कहीं नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। बाद में इन्होंने जब एक आध जगह हमारी बातें सुनी और कंप्लेंट जाने लगी, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि हमने आउटसोर्स किया था लाल पैच से। तो ये सेल्स ऐसी चीज़ें नहीं होती कि इसको इतनी देर तक रखा जा सके निकाल के, और रखा तो किस विधि से रखा, कैसे इन्होंने वो किया, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो फ्लो साइटोमेट्री मशीन है, ये CD34 सेल्स की गणना करती है, और ये इसको निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो इनके बताए हुए जगहों पे ही मिलता था। जिस मेडिकल कॉलेज पे बताते थे वहीं मिलता था, और कहीं कानपुर में मिलता नहीं। तो और उसका रेट उस समय 75 से 80 हज़ार था। वो मतलब ब्लड निकालना था और उसको वो करना था। ऑटिज्म और डायबिटीज में स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल जो एनएमसी और ICMR के नियमों के खिलाफ है। वीडियो और अखबारों में इसे कुशल इलाज बताकर मरीजों को गलत इलाज दिया गया। डॉक्टर BS राजपूत की डिग्री और विजिटिंग प्रोफेसर का टाइटल नियमों के खिलाफ है। डायबिटीज के शोध में बिना मंजूरी के थेरेपी की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर से यहाँ पे एक और नया कंफ्यूजन किया कि इनके पास ये सुविधा नहीं। भाई सुविधा नहीं होने का मतलब ये थोड़ा, जिस भी कॉलेज, जैसे कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम उस सुविधा को आउटसोर्स करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए।
हर कॉलेज के पास में, इवन IIT के पास में कई सुविधाएं ऐसी हैं जो उनको आउटसोर्स करनी पड़ती है। हमारे पास में कई सारी ऐसी सुविधाएं जो अभी हम रिसेंटली दूसरी जगह से आउटसोर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास में हमने कोई ऐसा मेथड यूज़ ही नहीं किया जिसमें लैब की आवश्यकता पड़ी। सिर्फ एक जगह लैब की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो आप फ्लो साइटोमीटर करते हैं, फ्लो साइटोमीटर के लिए हमने वो जांचें मरीज से अनुमति लेकर के हमने वो आउटसोर्स लाल पैथोलॉजी लैब से करवाया था। लेकिन अब हमारे पास में अपना DNA फ्लो साइटोमीटर भी आ गया है। ये मामला GVSM कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठता है कि मरीजों को नई और प्रयोगात्मक थेरेपी के बारे में कितनी सही जानकारी दी जा रही है। क्या मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या मरीजों को गलत उम्मीदें देकर उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया जा रहा है? शिकायतकर्ताओं ने केंद्र सरकार और NMC से इसकी गहन जांच की मांग की है। अब गेंद NMC और ICMR के पाले में है कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। मरीजों का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और सख्ती दोनों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।